तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म सीखेंगे। यूवी एब्जॉर्प्शन को लेकर क्या क्या हम लोग टर्म यूज करते हैं उस टर्म को सीखेंगे। ठीक है, तो पीछे के लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा, ताकि आपकी फीडबैक से हमें आगे काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में जो सीख रहे थे उसमें पढ़ चुके थे कि किस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स, उसमें आपका अगर वेवलेंथ की वैल्यू घट जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाइपरक्रोनिक किसे कहते हैं, हाइपोक्रोनिक किसे कहते हैं, हाइपोसोक्रोनिक किसे कहते हैं, ये सब हम लोग चीज़ें सीख चुके थे। आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और आज चूंकि ये पार्ट नंबर जो है लेक्चर नंबर पार्ट नंबर ये जो है आपका 7 है, 7वां नंबर लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, बाकी लेक्चर अगर आप जुड़ रहे हैं पहले तो आप प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर लाइन से दिए गए हैं। नाम ही होगा कि कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड ईयर, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी और जो चैप्टर पढ़ाया गया है, जैसे इसके बाद अल्कोहल है, फिनॉल है, वो सबका उसमें लेक्चर दिया हुआ है, तो आप उसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, फ्रैक्शन इन्फ्लुएंसिंग फ्रैक्शंस, या सॉरी ऐसा हेड डालो, फैक्टर influencing factor influencing UV absorption, ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूवी एब्जॉर्प्शन। आपको बार बार हम कहेंगे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पर बहुत सारे चैप्टर जो हैं बैठे हुए हैं। अगर आपकी आगे की सफर तय करनी है, वो थर्ड ईयर का तय करना हो, तो वहां पर आपको पूरी केमिस्ट्री जो है इसी पर बैठा हुआ रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड डालिए, यूवी एब्जॉर्प्शन इज, लिखिए यूवी एब्जॉर्प्शन इज and stimulated by या UV spectrum is mainly depend on large number of factors, but the major factors are पहला लिखिए एमाइड, ऐसा लिखो, वेक्टर्स आर the major factors are conjugation, resonance, asteric hindrance, solvent and nature of substituents, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए कंजुगेशन। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन द chromophores, on account of conjugation of chromophores, absorption band is displaced
towards the longest wavelength, हो गया। मतलब कि जो कंजुगेशन शो करेगा उसका वेवलेंथ जो होगा काफी ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए दिस reduce the energy difference in between higher occupied molecular orbital higher occupied molecular orbital, जिसको हम लोग कहेंगे होमो, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोअर अनऑक्युपाइड लोअर अनऑक्युपाइड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग कहेंगे ल्यूमो, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कहा कि अगर जो कंजुगेशन शो करता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड, यहां दोनों जगह पर हाइड्रोजन है, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यहां पे आपका अगर ये पाई स्टार है तो ये आपका क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है लोअर से हायर, तो जो हमारे पास जो भी कंजुगेशन होगा जहां इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग होगी, तो यहां से अगर एनर्जी को बढ़ाएं तो चेंज इन डेल्टा एनर्जी जो होगा वह क्या, लोअर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्या, हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो मिलता है यहाँ पर बाइंडिंग होगा, तो ये होता है क्या चीज, जहां पर लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है, तो लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जनरल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में जो होता है वो उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन की अगर जंपिंग जो है, अगर हमारे पास कंजुगेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इस तरह की कंजुगेशन शो करता है, तब तो ये खतरनाक स्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग करना शुरू करेगा, हर कार्बन के लिए 4 कार्बन 4 ऑर्बिटल शो करेंगे, तो यहां से एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला जो ऑर्बिटल पाई 1, फिर उसके बाद पाई 2, फिर उसके बाद पाई 3, और ये क्या आपका पाई 4। ठीक है, यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑर्बिटल में हमारे पास होता है, ठीक है, पाई 1 और पाई 2 में जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भरा होगा, तो जिसके पास बाइंडिंग होगा वो ऑक्युपाइड हायर ऑर्बिटल होगा, और जिसके पास बाइंडिंग नहीं होगा वह लो ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होगा। ठीक ठीक है, तो याद रखेंगे जहां पर ऑर्बिटल ऑक्युपाइड होता है वह हायर ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होता है, और जहां पर ऑक्युपाइड नहीं होता है वह लोअर ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होता है। तो यार सबसे बड़ा चीज होता है कि ये खास करके इसकी वेवलेंथ को इफेक्टिव फैक्टर के रूप में काम करता है। याद रखेंगे जहां पर कंजुगेशन होगा, जहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब बॉन्ड अपने लोकेशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के लोकेशन को चेंज करना। यह हाइपर, आप पढ़े हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो अपने लोकेशन को, जो कॉम्प्लेक्स के पास हाइपर कंजुगेशन बनाने की टेंडेंसी होगा, वो जितना अधिक हाइपर कंजुगेशन वो बनाएगा उतना अधिक उसकी वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, बस आप इतना ही कंसेप्ट याद रखो कि जैसे जैसे आप हाइपर कंजुगेशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे वेवलेंथ जो होगा वो बढ़ेगा। तो कह सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स या वेवलेंथ ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सीधा आप कंसेप्ट याद रखो। ये जो डब्बा बनाए इसकी जरूरत नहीं है बनाने का, आप डब्बा आप डायरेक्ट याद रखो कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है वह क्या होता है, जितना आप डबल बॉन्ड बढ़ाते जाओगे या कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ जो होगी वह बढ़ती जाएगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल दें, देखो ये है आपका बेंजीन। जनरली जो होता है बेंजीन जो होता है वह कैसा होता है, कलरलेस होता है।
ठीक है, जिसका वेवलेंथ की वैल्यू आपको भी पता है कि 203 नैनोमीटर होता है करीब करीब। ठीक है, अगर इसकी इसमें हाइपर कंजुगेशन ये शो करता है, अपने हाइपर कंजुगेशन जब लास्ट में शो करता है तो ये अपने बॉन्ड की लोकेशन क्या करता है, ये चेंज कर देता है, इसी को तो कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये बॉन्ड की लोकेशन चेंज करना, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। ऑर्गेनिक आप सेकेंड ईयर फर्स्ट आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर हम इसमें बॉन्ड की संख्या और बढ़ा दें, जहां हमने लोकेशन दिखाया, ठीक है, दो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं नैप्थेलिन, नैप्थेलिन। जो नैप्थेलिन होता है वह जनरली व्हाइट कलर का होता है और इसका लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होता है 214 नैनोमीटर। बढ़ा कि नहीं वेवलेंथ? ठीक है, अगर मान लो कि इसमें एक और जोड़ दें, ठीक है, अगर इसमें एक और स्ट्रक्चर जोड़ दें, अगर जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये कहलाता है आपका क्या चीज, डल। ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं एनहेरिसेंस, ANH, एंथ्रेंस, सॉरी एंथ्रेस बोलते हैं, एंथ्रेस, ANTHRACEN, एंथ्रेसेंस। जो एंथ्रासेंस होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है वह करीब करीब 370 नैनोमीटर होता है और ये कलर जो होता है वह डल येलो, मतलब लाइट, काफी कम येलो कलर में होता है। तो एथ्रेसेंस या एंथ्रेसेंस, एथ्रासेंस जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसमें एक और स्ट्रक्चर बढ़ा दें, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं नेपथेंस, नेप, NAP, नेपथेसन। ठीक है, नेपथेसन, NE ही क्यों होता है, यहां भी ई होता है, नेपथेसन, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। तो यहां से इसका वैल्यू जो होता है वह 460 नैनोमीटर होता है। ये जनरली येलो कलर का होता है। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो ये जो होता है पेंटायूई जो बोलते हैं, उसको पेंटायूनी बोलते हैं। ये जो होता है जनरली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और इसका लैम्डा की जो वैल्यू होती है वह 580 नैनोमीटर की होती है। तो जिस तरह से जैसे जैसे हाइपर कंजुगेशन बढ़ता जाता है, बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका वेवलेंथ जो होता है वह बढ़ता जाता है। आसान है, चलो बना लो। अब इसके बाद पहला फैक्टर तो हो गया, दूसरा लिखो रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस लिखो, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, द सब्स्टिट्यूशन of the ground state reduce the absorption of wavelength, reduce the absorption of wavelength, whereas the stabilization, the stabilization of ionic form is exceed state in exceed ionic form is excited या excited ionic form of excited state increase the wavelength of absorption, wavelength of absorption। तो कहा
कि जिस तरह से अगर बेंजीन है उसका जनरली जो स्ट्रक्चर होता है, जब उसका आप रेजोनेंस खींचते हो तो ऐसे स्थिति में उसके रेजोनेंस के बढ़ने से भी क्या होता है, आसानी से वेवलेंथ की वैल्यू, सबसे बड़ा चीज होता है कि सबसे पहले स्टेबलाइजेशन स्थिति में वो जब ग्राउंड स्टेट से जब होता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब उसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है काफी बढ़ जाती है। जैसे में अगर यहाँ पे अगर बेंजीन है तो बेंजीन का ये अगर एक ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो ये काफी स्टेबल होता है। आपको भी पता है कि बेंजीन काफी स्टेबल होगा। लेकिन अगर यही जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो पता है ना इसका हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस खींचना, एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या होता है, ध्यान रखेंगे ये आपका एक्साइटेड स्टेट में आया तो जैसे क्या कहते हैं एक्साइटमेंट मिलता है, और जैसे ही ये एक्साइटमेंट इसकी मिलना शुरू होता है, ध्यान रखेंगे बेंजीन में जो होता है वह एक्साइटमेंट मिलने से स्टेबिलिटी जो होती है वह घट जाती है। क्यों कि ये स्ट्रक्चर जो है दोनों तरफ से जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो खासकर आप याद रखेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद बेंजीन जो होता है, बेंजीन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में काफी अधिक स्टेबल होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो होता है वह लेस स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी जो होती है उसकी घट जाती है। लेकिन यही स्ट्रक्चर अगर हम पेंटेन को दें, पेंटेन को देखें अगर, अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, जब आप इसका हाइपर कंजुगेशन खींचोगे तो बताओ तो यहां से टूटेगा CH2, यहां माइनस और ये क्या प्लस। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ग्राउंड स्टेट पे है और ये एक्साइटेड स्टेट पर है, ये यहां से ग्राउंड स्टेट पर है और ये यहां से एक्साइटेड स्टेट पर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स आसानी से आकर नए कंपाउंड बना लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें खासकर कंसेप्ट हम लोग ये सीखते हैं कि खासकर हम लोग को जो भी सिलेबस है पढ़ना वो बेंजीन को लेकर पढ़ना है। तो जब बेंजीन की स्टेबिलिटी ग्राउंड स्टेट पे जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वह एक्साइटेड स्टेट में आता है बॉन्ड की ब्रेकअप होती है, ब्रेकअप होने के चलते क्या करती है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह घट जाती है, जिसके चलते उसका एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है घट जाती है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर को कंजुगेशन में रखा जाए तो कंजुगेशन में भी रखने के दौरान भी क्या होता है, तो आप इतना चीज बस याद रखो कि रेजोनेंस जो होता है उसके वेवलेंथ को घटा देता है, हाइपर कंजुगेशन वेवलेंथ को बढ़ाता है और रेजोनेंस जो होता है वह क्या करता है, वेवलेंथ को घटा देता है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो थर्ड इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस या एस्टेरिक स्ट्रेन, इफेक्ट ऑफ एस्टेरिक स्ट्रेन। हो गया, तो लिखिए द कंपाउंड विथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, द कंपाउंड with conjugated double bond so absorption at longer wavelength, we know that the composition and intensity of absorption depend upon length of the conjugation, longer the length of conjugation, longer will be wavelength of absorption, and larger the E maximum, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम।
नीचे लिखो इफ द एस्टेरिक हिंड्रेंस, इफ द एस्टेरिक इफेक्ट, ऐसा लिखो इफ द एस्टेरिक इफेक्ट हिंड्रेंस या एस्टेरिक हिंड्रेंस is complete applied in of the system, applied on the system, delocalization of pi electron will be hindered and the consequence length of conjugation will be decreased. Consequence length of conjugation will be decreased. तो कहा कि अगर जनरली हमारे पास, ध्यान रखेंगे, अगर जनरली अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है और उस पर अगर डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेवलेंथ क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसका ई मैक्स की वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में एस्टेरिक हिंड्रेंस आएगा तो ऐसी स्थिति में उसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी वो घटने लगेगी। एस्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जहां पर अगर क्या हो, जो हमारे पास अगर कोई ग्रुप है उसके साथ में अगर प्लस आई, एक प्लस आई इफेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके पास में अगर कोई एक और प्लस आई इफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे एस्टेरिक हिंड्रेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको नहीं अगर पता होगा तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर है आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें वहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एस्टेरिक मेजोमेरिक इफेक्ट, एस्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब चीज़ें वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो आपको हम इतना समझाएं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया हो, ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए कि नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव दिया जाए, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हम दिया जाए, यहां पर अगर हम लिखें सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक हम एक चार्ट बना देते हैं, तो यहां पर हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू बता देते हैं और यहां से आपका ई मैक्स वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहां पर नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये N है डबल बॉन्ड और ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक। तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन, इसकी वैल्यू जो होती है वो 252 नैनोमीटर होती है, ठीक है, और इसका 8620 नैनोमीटर इसका इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अगर यहां पर ऑर्थो नाइट्रो लगा दे, ऑर्थो नाइट्रो टॉल्वीन, अब यहां देखो एक प्लस आई इफेक्ट और आया, अब ये शो करेगा एस्टेरिक हिंड्रेंस, अब यहां पर आ गया, अब जैसे एस्टेरिक हिंड्रेंस लगता है इसकी वेवलेंथ जो होती है वह घट जाती है, ठीक है, और जब वेवलेंथ घटेगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या करती है, घट जाती है। आई बात समझ में। इसके पास डबल पाई बॉन्ड होने के चलते, बात समझना, पाई बॉन्ड होने के चलते अगर यहां पे पाई बॉन्ड है तो ऐसी स्थिति में वेवलेंथ भी ज्यादा है और इंटेंसिटी भी ज्यादा है, पाई बॉन्डिंग होने के चलते वेवलेंथ भी ज्यादा है और इंटेंसिटी भी ज्यादा है। लेकिन एस्टेरिक हिंड्रेंस अगर प्लस आई इफेक्ट, वहां पर एक और प्लस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाता है, वो ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब एस्टेरिक हिंड्रेंस इस पर काम करेगा तो यहां से क्या करेगा, इसकी वेवलेंथ की वैल्यू को घटा देगा, और क्या करेगा, वेवलेंथ ही नहीं घटेगा, इसके साथ इसकी इंटेंसिटी की भी वैल्यू क्या करती है, घट जाती है, ठीक है। अगर यहां से ऑर्थो नाइट्रो आइसो
प्रोपाइल बेंजीन। थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, वीडियो को पॉज करो और स्ट्रक्चर बना के हमें बताओ, ठीक है। ये है आपका, अब देखो यहां पे तो कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो गया, इस पे तो और तगड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे वेवलेंथ इसकी और घट जाती है और हो जाती है 248 नैनोमीटर, और इसका एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 3750, इंटेंसिटी भी 3750 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जैसे जैसे हमने कहा हाइपर कंजुगेशन वेवलेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, रेजोनेंस वेवलेंथ को घटाता है, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो होता है, वे भी जो होता है वह वेवलेंथ को क्या करता है, घटाता है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वेवलेंथ को घटाया, हाइपर कंजुगेशन वेवलेंथ को घटाया, ठीक। वजह क्या होती है, उसके पास डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रक्चर में, अगर इसी स्ट्रक्चर में हाइपर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर वहीं पर सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर अगर मिल जाए, ठीक है, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर मिल जाए, तो वहां पर भी बड़ा इफेक्टिव स्ट्रक्चर शो करता है। अगर सिस और ट्रांस की कहानी, इसको पहले बनाओ फिर उसके बाद हम बताते हैं सिस और ट्रांस की कहानी क्या है। इसको छापो, छाप लिया, नीचे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एवर, on the basis of above, the presence of increasingly bulky ortho substituent, ये इसे बल्कियर ग्रुप कहते हैं, substituent hider the coplanarity, COPLANARITY of nitro group with benzene ring the wavelength as well as the intensity both decrease। इस चीज को आप नहीं भी लिखोगे तो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप इतना याद रखो, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस जो होता है वह वेवलेंथ को घटाता है, बस है, सही बात है। स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइपर कंजुगेशन वेवलेंथ को बढ़ाता है, रेजोनेंस जो होता है और हाइस्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वह वेवलेंथ को घटाता है। चलो नीचे लिखो, इन पेयर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, in pair of cis and trans isomer, the latter is expected to achieve copolarity pi electron system more quickly and such it will be so absorption due to pi transition, that's why the wavelength of trans structure is more than cis structure या cis isomer। क्या होता है, सबसे बड़ा चीज, अभी हमने एक लाइन लिखा आपको बहुत कम समझ में आया, देखो सबसे बड़ा चीज हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर आपको स्टेबिलिटी देना है ना तो उसको आपको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट पर रखना पड़ता है। जो क्या करते हैं पोलरिटी को शो नहीं करेगा वो कहां से स्टेबल होगा। पोलरिटी जितना आप लॉस करते जाओगे, जो कोपोलरिटी होगा, अब जरा स्ट्रक्चर को देखो, वो बल्कियर ग्रुप हो या स्टेरिक हिंड्रेंस हो, जिस तरह से जितना आप उसमें बल्कियर ग्रुप ऐड करते जाओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐड करते जाओगे, स्ट्रक्चर उतना ही होगा कि वो कोपोलरिटी को शो करना कम कर देगा। वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पर या स्टेबल, आखिर किसी भी चीज को
अगर ये पेन है, अगर पेन को अगर हम स्टेबल रखेंगे तो बहुत दिन तक, ठीक से चलाएंगे तो बहुत दिन तक चलेगा। ऐसे टिल्ट करके छोड़ेंगे कितना देर तक रहेगा। इसके ऊपर आप 4-5 डंडा, इसमें छोटा बड़ा गोली डाल दो, ये टिकेगा? गिर जाएगा। तो कहा कि हर स्ट्रक्चर के लिए अगर आप, जैसे आप ये नाइट्रो ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट, जब जब दो प्लस आई इफेक्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स को लेकर आओगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर आपस में जो रिपल्सन शो करने लगेंगे, और रिपल्सन शो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स जो होगा स्टेबिलिटी लॉस कर देगा। मान लो अगर एक मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट को अगर दो उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स जोड़ोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर एक ही घर में दो गर्म मिजाज वाले लोग होंगे तो कभी पट्टी नहीं बैठेगा। अरे छोड़ो, अगर एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड है, अगर गर्लफ्रेंड हमेशा गुस्सा करने वाली है, अगर बॉयफ्रेंड आराम से सुनने वाला है, ठीक है, 3 तरह के बॉयफ्रेंड मने रिश्ते होते हैं। आज के डेट में तुम लोग को बहुत अच्छे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देने बड़ा अच्छा समझ में भी आता है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग यंग हो। यंग तो हम लोग भी हैं, पर तुम लोगों से ज्यादा, मतलब हम लोग अगर कहें तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बुजुर्गों की श्रेणी में जा रहे हैं। अब तुम लोग की यंगनेस जो है लगातार बढ़ रही है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो, एक लड़का जो है वो क्या करता है कि वो केवल सबका मतलब गर्ल्स लड़की की बात सुनता रहता है। वो मतलब कि आप ऐसे समझो, मान लो कि अगर आपको अच्छा एग्जांपल देते हैं, ए और बी दो, एक बॉय और एक गर्ल है, ठीक है, या आप एक काम करो, केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा टर्म है RS कॉन्फ़िगरेशन, R और S का नाम ले लो। अब यहाँ R और S कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते ही हो केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको याद होगा कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत भी R और S कॉन्फ़िगरेशन से ही शुरू किए थे। तो यहाँ मान लो कि ये R है लड़का और S जो है वो लड़की है, ठीक। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये S जो है खूब चिल्लाती है इसके ऊपर, R जो है चुप मार के सुनता रहता है। S जिस दिन भर चिल्लाती है, R जो है चुप मार के सुनता रहता है। इनके बीच की बॉन्डिंग हमेशा मजबूत रहेगी, क्योंकि ये को सुनने वाला है, चिल्लाने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चिल्लाने वाला हो गया, ये S 4 लाइन चिल्लाए, R 8 लाइन चिल्लाया, ऐसी स्थिति में क्या होगी? लड़ाई हो जाएगी, तुरंत ही फाइटिंग होगी, रिश्ते टूट जाएंगे। तो यही कहानी होता है। कहा जितना अधिक उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते जाओगे, सेम नेचर के चार्ज उस पर लगाते जाओगे, ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है, पोलरिटी होता है। अब चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे, तो हम ज्यादा एक्सप्लेन इस पर नहीं कर रहे। तो सिर्फ कहा कि चूंकि सिस और ट्रांस में देखोगे तो ट्रांस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे यही रीजन दी जाती है, क्या होता है, उसके पास पोलरिटी मिल जाती है। और पोलरिटी मिलने के चलते बाबा को समझाते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हम देते हैं जिसका नाम है आपका सिनेमिक एसिड। नाम पढ़े हो? सिनेमिक एसिड, बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स है सिनेमिक एसिड, ठीक। सिनेमिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका सिस है, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच कर रहा है, तो सिस स्ट्रक्चर है। जब इसका ट्रांस बनाओगे तो ट्रांस वाले समय क्या करते हैं? राइट साइड के स्ट्रक्चर को पलट देते हैं। आप जरा बताओ, दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा पोलरिटी आपको शो कर रहा है? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, तो कौन सी पोलरिटी अच्छी दिख रही है? यहां पे भी देखोगे इन दोनों स्ट्रक्चर आराम से बैलेंस स्ट्रक्चर है, पोलरिटी शो करता है। इसीलिए इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम होती है वह 268 नैनोमीटर होता है, और इंटेंसिटी जो होती है वह 10,700 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। जबकि इसका लैम्डा मैक्सिमम जो होता है वह 272 होता है, और इंटेंसिटी जो होती है वह 15,990 होती है। वजह क्या होता है कि इसके पास जो कंजुगेशन होता है वो पाई पाई डैश बॉन्डिंग होता है, ठीक है, और इसके पास जो होता है वो पाई पाई बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन नन बॉन्डिंग मिलते हैं, और यहाँ पर एक नन बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग मिला, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसके बीच जो कंजुगेशन होता है वो पाई पाई बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। इसके चलते इनकी कंजुगेशन की वैल्यू जो है हाइपर कंजुगेशन, इसके पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जहां से इनका क्या करता है? वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने के पीछे रीजन हम लोग यही देते हैं कि ये पोलरिटी को गेन कर लेता है।
ठीक है। इस तरह से अगर एक कॉम्प्लेक्स और आपको दे दे जिसका हम लोग कहते हैं सिटीवेन, सेटिवेन जो स्ट्रक्चर अगर आपको देखें तो आप सेटिवेन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। अब जब इसका आप ट्रांस बनाओगे, मतलब ये स्ट्रक्चर का जब आप ट्रांस बनाओगे ठीक है, तो यहां से जो होता है इसका वेवलेंथ जो होता है वह 278 और इसका वेवलेंथ जो होता है वह 294 होता है, जबकि इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वह 9350 और इसका इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वह 2400। अब एक मजेदार बात आई, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी इसका होता है करीब करीब 12400, नॉट 2000। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वह बढ़ती हुई है और साथ में क्या इसका वेवलेंथ भी जो है बढ़ता है। चलो अब नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, चौथा इफेक्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। इफेक्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, उसमें देखो पहला इन फिनॉल due to peroxide effect, due to peroxide ion, the wavelength will be increased। क्या होता है पेरोक्साइड इफेक्ट? ये आपका फिनॉल है, जब आप इसका पेरोक्साइड लीकेज करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है क्लीवेज होना शुरू करेंगे। यहां ऑक्सीजन है, अभी क्या करेगा, यहां से लोन पेयर जो है इसका यहां की तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जो होंगे यहां से ब्रेक करेंगे और जैसे इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आकर स्ट्रक्चर ये यहां से स्ट्रक्चर शो करेगा, मतलब ये क्या होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करना शुरू करेगा। तो ये जो आपका फिनॉल है और ये क्या है आपका पेरोक्साइड आयन है। ठीक है, तो फिनॉल का लैम्डा की वैल्यू जो होती है वह 210 नैनोमीटर होती है और इसकी जो होती है वह 235 नैनोमीटर होती है। तो पेरोक्साइड आयन आने से क्या करता है, वेवलेंथ जो होती है यहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड लिखो, दो तीन एग्जांपल आप याद रख लो। इन एनालीन, एनालीन एब्जॉर्ब एट लैम्डा मैक्सिमम 230 नैनोमीटर ड्यू टू एन पाई बॉन्डिंग transition, but in case of aluminum ion it unshared electron pair, aluminum ion, the unshared electron pair is now no more available for electron transfer, no more electron is available for transfer and a spectrum return back to toluene type, that's why the wavelength will be decreased। कहा कि अब देखो सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर को रोटेट होना चाहिए। अब मान लो इसके पास यहां स्ट्रक्चर है, यहां पे लोन पेयर है, यहां पर अटैक करोगे आराम से अटैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर इसको HCl से रिएक्शन कराओगे आकर HCl यहां पर अटैच हो जाएगा। आप जरा देखो हो गया काम इसका। अभी तक तो यहां से क्या बन जाएगा NH3Cl, ये माइनस और ये क्या प्लस। अब इस स्ट्रक्चर को कहां रोटेट करोगे, यहां पे अगर ये स्ट्रक्चर यहां पे है लोन पेयर है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, करीब 230 होगा।
लेकिन जैसे अब इसके पास रोटेट करने के लिए जगह ही नहीं है, जब स्ट्रक्चर रोटेट ही नहीं करेगा, रेजोनेंस शो ही नहीं करेगा, तो वेवलेंथ क्या करेगा, घटा देगा। कहीं का सबसे बड़ा चीज वो इलेक्ट्रॉन लेकर आओ जिनके पास फ्री लोन पेयर हो। भाई फ्री लोन पेयर होगा तब तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। वेवलेंथ कब बढ़ेगा, जब उसके पास फ्री लोन पेयर होगा। जब फ्री लोन पेयर होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जंप करने की टेंडेंसी रहेगा, वहां से वेवलेंथ इसका क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन जब जैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पैक हो गया, अब इसके पास लोन पेयर बचा नहीं कि वो क्या करेगा, आसानी से किसी के साथ बाइंड करेगा। तो फ्री लोन पेयर नहीं होने के चलते अब यहां देखो, नाइट्रोजन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो यहां से बाइंड किया। अब यहां पर एक तरफ आकर जो NH2 था, यहां से एक हाइड्रोजन आकर अटैच्ड हो गया इसके साथ और Cl आकर अटैच्ड हो गया। अब बन गया NH3 प्लस और क्या, Cl माइनस। अब ये सारे अटैच्ड हो गया इसके साथ, बचा कहां, लोन पेयर, तो इसका पैक हो गया। और जैसे लोन पेयर पैक हो गया, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, वेवलेंथ घट जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही सबसे बड़ा फैक्टर इफेक्टिंग के रूप में काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका वेवलेंथ क्या करेगा, घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं जहां पर एन बॉन्डिंग है, एन पाई बॉन्डिंग होगा, वहां पे क्या होगा, वेवलेंथ की वैल्यू में एक जबरदस्त रूप से क्या कहते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका वेवलेंथ या इस तरह की चीजें आप हमेशा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब 5वां लिखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन लिखिए। इन द कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिस्टम, इन अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, द excitation of electron from the orbital leaves the rest of the electron to spare over all pi orbital. That's why the wavelength will depend upon the number of carbon structure and attachment of functional group. If a structure increases, the pi antibonding, the pi antibonding fill in pi antibonding transition applied, then wavelength will be increase। कहा, सीधी सी बात देखो, आपको पहले से कंसेप्ट पता है कि जहां पे पाई डैश एंटी बॉन्डिंग आया वहां पर इंटेंसिटी लगातार क्या करेगी, बढ़ेगी, वेवलेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा। जहां पर एन पाई बॉन्डिंग आता, आपको पहले से पता है कि एन पाई डैश बॉन्डिंग जो होती है सबसे मजबूत बॉन्डिंग होती है, जहां पर इंटेंसिटी और वेवलेंथ को काफी ज्यादा इफेक्टिव शो करता है। तो कहा कि अगर स्ट्रक्चर हमारे पास मिल, मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर CH3 CH2 का N दे देता है, बढ़ता जाए स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास मिल जाए जो हमारे पास क्या हो, लगातार बढ़ रहा हो, और उसके साथ अगर कोई भी जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पाई बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, पाई बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा, और जहां से पाई एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या करेगा, इसका बढ़ेगा। तो अगर n = 1 होता है तो करीब करीब इसका वेवलेंथ जो होता है वो 270 नैनोमीटर होता है। अगर n = 2 है, बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर ये। ठीक है, अगर n = 2 होता है, ठीक है, यहां से अगर n = 2 होता है तो n = 2 में जो लैम्डा की वैल्यू होता है करीब करीब आपका 312 नैनोमीटर होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर क्या करेगा, लगातार बढ़ाते जाइए। आप एक काम करो, आप फिर कहोगे कि सर आप एक काम करेंगे, यहाँ फूल का स्ट्रक्चर, आप एक काम करो यहां पर पावर n लगा लो ताकि वो बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर
चेन जितना बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट इसकी जो इफेक्ट है वह है आपका हाइड्रोजन इफेक्ट। लिखो, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाली हेडिंग लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज द excited state of excited state, hydrogen bonding stabilize the excited state electron transfer, electron transfer become far easier, leading to a shift of position of absorption by the system, absorption by the system of the longer wavelength, of the longer wavelength। कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हमेशा स्टेबिलिटी को देता है, और कहा जितना अधिक स्टेबिलिटी देगा, अब आपको ही पता है कि स्ट्रक्चर जितना अधिक स्टेबल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी देना शुरू करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, वो अटैच्ड होकर क्या करता है, उसको स्टेबल प्रोवाइड करा देता है। तो हाइड्रोजन जितना स्टेबिलिटी देगा, जितना अधिक से अधिक उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतना ही ज्यादा से ज्यादा होना शुरू होता है। तो याद रखेंगे, जितना अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको मिलेगा, जितना अधिक स्टेबिलिटी मिलेगा, वह उतना ही अधिक क्या करेगा, वेवलेंथ को शो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लेक्चर जो था थोड़ा बोरियस है, हमको ही पता है कि लेक्चर जो है थोड़ा बोरियस है। ठीक है, लेकिन उतना भी बोरियस नहीं है कि जहां पर आप लोग को समझ में ना आए। इसके बाद जो अगला लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जहां पर आपको इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस पोर्शन का मतलब इसके बाद भी एक पोर्शन और है। चैप्टर जो है 2 पार्ट में बटा है, तो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, डाइइन, ट्राइइन को देखकर हम लोग उसका एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगला टॉपिक है उसमें काफी इंटरेस्टेड है, जो थोड़ा ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन होगा कि कुछ उसकी वैल्यू आपको याद करना रहता है। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड का इसकी वैल्यू इतना होती है, इस डबल बॉन्ड की वैल्यू इतना होती है, तो आपको कुछ वैल्यू याद करना होगा। अगला जो लेक्चर, इस लेक्चर में थोड़ा सा बोरियस पोर्शन था, हम इस लेक्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें बोरियस है। ठीक है, लेकिन आप एक बार देखिएगा, और जो अगला लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टेड लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको, इतना भी बोरियस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इंटेंस, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना पकड़ना है कि किसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है, बस इतना अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए थैंक यू सो मच।